मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि सरकार आज हर क्षेत्र में विकास काम कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का खास फोकस है। सीएम धामी ने कहा है कि रुद्रपुर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही कई और काम भी तेजी के साथ हो रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम अनेक यहां पर जो बाईपास रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। रुद्रपुर, खटीमा, गदरपुर, जसपुर ये सब क्षेत्र को जोड़ने वाली अनेक सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानू नगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। अब इसी साल उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण आपदा के बाद जब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो ऐसे में सर्दियों के इस सुहाने मौसम में धराली के मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोटियाल ने धराली को लेकर एक सेमिनार में डिजास्टर मैनेजमेंट पर बोले और उन्होंने कांग्रेस को इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया कहा। इधर कर्नल अजय कोटियाल ने कांग्रेस पर वॉर किया है और उनका कहना है कि जब आपदा आई तब कांग्रेस नदारद थी, अब अचानक से उसे धराली की याद आ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी कर्नल कोटियाल के बदले रूप से हैरान है। तो आपको दोनों की बयानबाजी सुनाते हैं। कांग्रेस को अचानक से अब धराली की याद आ रही है, ये कहना है अजय कोटियाल का। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर जवाब आया है। अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने धराली जा रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि धराली के बारे में तुम अभी तक कहां गायब थे? कांग्रेस को धराली की इतनी चिंता थी तो इसकी चिंता मेरे विचारों के बाद ही क्यों प्रकट हुई? कांग्रेस को जनता के दुख दर्द से अपनी राजनीतिक चमकाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी ही चिंतित हो रही है तो धराली जाने की जगह मेरे से डिबेट करे। कर्नल साहब, आपकी तमाम पार्टी के लोगों को, सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि जब आपदा आई उस समय वहां जाने की परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी कांग्रेस वहीं थी और हमारे अध्यक्ष जो उस समय करण मेहरा जी पैदल चलकर वहां गए, वो उस दिन भी वहां थे और आज भी यहां हैं। कर्नल साहब, आपकी प्रतिष्ठा है और मुझे खुशी होती है, आप भले दूसरी पार्टी में, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आपकी प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा आगे बढ़े। लेकिन उस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अगर एक बात कहता है तो उस बात पर खड़ा रहे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से मुलाकातों, जोड़तोड़ और अंदरूनी हलचलों ने माहौल को गर्मा दिया है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे कांग्रेस की तो उसने बीजेपी की पिच पर ट्रायल शुरू कर दिया है। इसका संकेत है वो मुलाकातें जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं और ये संकेत भविष्य की राजनीति को बदल सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत और बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। उधम सिंह नगर के ठुकराल, जिन्हें 2022 में विवादित बयानों के चलते बीजेपी ने बाहर कर दिया था, निकाय चुनाव से पहले वापसी तो हुई लेकिन मनचाही जगह नहीं मिली और लगभग हमारी सबसे बातचीत हो रही है। हम हर सीट पर कहां कौन मजबूत है, लेकिन हम भाजपा से या किसी पार्टी से उसी को
देखिए स्वागत तो सबका करेंगे हम, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एक राजनीतिक दल है हम लोग, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, लेकिन टिकट के मामले में उसी को पार्टी मौका देगी जो जीतने की स्थिति में होगा, और कांग्रेस साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल की तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। डोभाल 2017 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हारे, लेकिन 2022 में टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीत भी गए। मुलाकात को घर वापसी के रूप में देखा जा रहा है। सब लोग मिलजुल कर इस पर बातचीत करेंगे और हमारी बातचीतें कुछ हुई हैं। जो भी साथी जिन लोगों को भी मिले हैं उस संबंध में विभिन्न स्तरों पर हमारे सब साथी मिलकर बातचीत कर रहे हैं, और प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, और ये सब जो मिलना जुलना हो रहा है उसी प्रयास का प्रतिफल है। राजनीति में सक्रिय पूर्व नौकरशाहों एस पांगती और पीसी थपलियाल से भी हरक सिंह रावत मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल 2022 और 24 के चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में करती रही। नतीजा कांग्रेस को इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ा, लेकिन इस बार कांग्रेस उसी दांव को बीजेपी के खिलाफ खेलती नजर आ रही है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। इन दिनों बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों तरफ से देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी जोरों पर है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी के नेताओं को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके बाद से बीजेपी के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत अब पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन की शिकार है और इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें बीजेपी से निकाला है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत, दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि उनके पास हरक सिंह जैसे नेता हैं और इतनी हल्की बातें करने वाले और इतनी छोटी बातें करने वाले, जो गली कुची का कोई एक झिंगुर जैसी बातें करता है, तो मैं समझता हूँ उसी तरह से झंझनाहट उनके मन में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस समय डिप्रेशन के शिकार हैं। जिस तरह से कांग्रेस उनको साइड लगाया है, जिस तरह से वहाँ गोदियाल का कद बढ़ा है, तो उससे उनको लगता है कि वो भिन्नाए हुए हैं और उसकी खुना जो है वो भाजपा को गाली दे के कर रहे हैं। देहरादून से समय की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर डोईवाला इलाके में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक प्राइवेट बस गन्ने से भरी हुई ट्रॉली से टकरा गई, जिसके बाद देखिए बस में कई यात्री जो हैं वो घायल हुए हैं और एक यात्री की मौत हो गई है, जो जानकारी मिल गई है। हादसा इतना भीषण था कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खबर चमोली से अगली, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर मायापुरी के पास में देर रात सड़क पर खड़े टेम्पो ट्रैवलर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पास में ही खड़ी दूसरी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी हैं। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब दिन में भी गुलदार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड की गई हैं। सड़क के ऊपर चहलकदमी करता हुआ गुलदार देखा गया है। ये रानीगढ़ पट्टी को जोड़ने वाली सड़क है रुद्रप्रयाग की, जहाँ गुलदार घूम रहा था दिन दहाड़े बिना किसी डर के। अब ऐसे में ये आसपास के रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं कि पहले रात के समय में गुलदार की दहशत होती थी, अब दिन के समय में भी गुलदार की दहशत बन गई है। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख सकते हैं। गुलदार की ये चहलकदमी चिंता बढ़ाने वाली है। ये रोड जो काफ़ी व्यस्ततम बताया जाता है और यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी होती है। इस रोड के ऊपर गुलदार की चहलकदमी फोन में रिकॉर्ड की गई है। उधर उत्तरकाशी के साथ ही पहाड़ी जिलों में भालू के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह मौसम में बदलाव है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है।
लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। यही वजह है कि पहाड़ों पर भालू के हमले बढ़ रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक नवंबर तक हाइबरनेशन में चले जाने वाले भालू इस बार सक्रिय हैं। बर्फबारी और ठंड में देरी के कारण भालू अब भी जगे हुए हैं, जिससे उनकी आक्रामकता और बढ़ गई है। उत्तरकाशी में अब तक भालू 13 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तो पब्लिक तो बहुत दहशत में है। कल ही शाम आपके मनेरा वाले जो बाईपास आता है उसी अनुसंधान की साइड भालू देखा गया। कुछ दिन पहले यहीं तेखला पुल के पास भी देखा गया। तो हम ये चाहते हैं फॉरेस्ट विभाग से कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गांव वालों की भी ये देखी जाए और बैरिकेटिंग की जाए, गांव की फेंसिंग की जाए। भालू के लगातार हमलों से ग्रामीण दहशत में हैं। उत्तरकाशी वन प्रभाग ने इंसानों पर हमलावर हो रहे भालुओं को दूर भगाने की योजना बनाई। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में एनाइडर सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही वन विभाग की टीम देर रात तक गश्त कर रही है और भटवाड़ी इलाके में कई जगहों पर वन विभाग की टीम स्कूली बच्चों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचा रही है और घर से स्कूल लेकर जा रही है। जो हमारे भालू प्रभावित क्षेत्र हैं, उन भालू प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पैसा मिला है, कुछ हमें जो वन विभाग से भी पैसा मिला हुआ है। उससे हमने कुछ जैसे एनाइडर हो गए, बियर स्प्रे होता है, सर्च लाइट हैं, फॉक्स लाइट हैं, इस तरह के कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं और उनको ये जो भी हमारे भालू प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल मौसम में बदलाव का असर भालुओं पर साफ दिख रहा है और कई इलाकों में भालुओं का आतंक है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। उम्मीद है कि मौसम सामान्य होते ही भालुओं से लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभावित इलाकों में भालू के हमलों में 3 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं कई घरों में भालू नुकसान पहुंचा चुका है। अब लोग यहां से भालू को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। जो लोग ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे आते हैं ठंड के चलते, उनकी चिंता बढ़ी हुई है। इसके लिए अब उन्होंने पत्र लिखकर यहां भालुओं को पकड़ने की मांग की है या कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की है। उधर देहरादून से खबर, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से उत्तराखंड में कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऊंचाई वाले 3500 मीटर से ऊपर वाले जो इलाके हैं, यहां पर बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। पिथौरागढ़ में बॉर्डर के लिए इनर लाइन पास बंद कर दिए गए हैं। इनर लाइन पास बंद होने के साथ ही आदि कैलाश यात्रा भी पूरी हो गई है। अब इस साल आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आलम यह है कि पहली बार सैलानियों की संख्या 36,000 के पार पहुंची। हायर हिमालय में इन दिनों कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। ऐसे में पिथौरागढ़ प्रशासन ने इन इलाकों के लिए जारी होने वाले इनर लाइन पास बंद कर दिए हैं। इनर लाइन पास मिलने पर ही सैलानी आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल और ओल्ड लिपुलेख पहुंच पाते हैं। इस साल आदि कैलाश यात्रा 30 मई से शुरू हुई है। बीते 5 महीनों में 36,526 सैलानी यहां पहुंचे। सैलानियों के इस आंकड़े ने बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023 में पीएम मोदी आदि कैलाश पहुंचे थे। इसी के बाद ये इलाका धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना है। वो 1 तारीख से बंद हो जाएगा, तो उसके संबंध में जो सूचना होती है वो उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत होती है, तो वो निर्गत कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो मौसम की भी प्रतिकूल स्थितियाँ हैं, तो 1 तारीख से फिर उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। 2022 में आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1757 थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पार जा पहुंचा। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल इस आंकड़े में और तेजी से उछाल आया। साल 2024 में यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 29,000 के पार जा पहुंची, लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं।
इस साल 10,000 से ज्यादा यात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख से चाइना में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए हैं। सैलानियों की संख्या में आया उछाल बॉर्डर के ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। कुछ जगह हैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, अदरवाइज वहाँ तक का रूट काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, आप जब पहुँचते हैं आदि कैलाश, वहाँ का जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो इतना मन को मोह लेती है कि जितनी भी आपको थकान लगी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील कराएगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद यहाँ की राह काफी आसान हुई है। यही वजह है कि देश दुनिया के सैलानी भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा में बढ़ती सैलानियों की संख्या साफ इशारा कर रही है कि आने वाले सालों में ये आंकड़ा काफी आगे जाने वाला है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बॉर्डर के इलाकों में जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा करना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हो गया। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ कई स्कूलों के बच्चों ने कलश यात्रा भी निकाली है। मंदिर प्रांगण में भी भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे हैं। लोगों ने भगवान ओंकारेश्वर से क्षेत्र और प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं डीएम ने लोगों से शीतकालीन यात्रा में आने की अपील की है। सरकार शीतकालीन यात्रा को प्रमोट कर रही है, इसके लिए तैयारियां पूरी भी की जा रही हैं। विश्वास है कि संपूर्ण भारत से यहाँ पर शीतकाल में भी यहाँ के संस्कृति और प्रकृति, यहाँ की इस धार्मिक यात्रा में लोग आएंगे और भगवान पंच केदार, भगवान केदारनाथ के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में किए जाएंगे। ये प्रयास है, आज हमने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है और हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही थी और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा पिछले वर्ष से प्रयासरत हैं कि किसी तरह हम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दें। चमोली में पूरी विधि विधान के साथ लाटू देवता मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 6 महीने के लिए बंद माता नंदा देवी के धर्म भाई लाटू देवता के मंदिर के कपाट बंद किए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने मां नंदा के विशेष भजन कीर्तन और लाटू देवता की विशेष पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने और इसके क्लस्टर स्कूल बनाने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते पर जाती दिख रही है। वजह 2027 के विधानसभा चुनाव और बीजेपी विधायकों का विरोध। कांग्रेस भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर बेहतर सुविधाओं वाले क्लस्टर स्कूल बनाने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत 1520 स्कूलों को मर्ज कर 559 क्लस्टर स्कूल बनाए जाने थे। कई जगह क्लस्टर स्कूल बन भी गए हैं, लेकिन करीब 600 स्कूलों का मर्ज होना बाकी है। देखिए, क्लस्टर जो है 559 क्लस्टर स्कूल बनाए गए थे जो 1520 स्कूलों को जो कैटर कर रहे थे। तो उनमें धीरे धीरे हम लोग जो सुविधाएं हैं उनको दे रहे हैं, चाहे बिल्डिंग हो, लेबोरेटरीज हो, अन्य सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और अभी आवागमन के लिए अभी फाइनल नहीं हो पाया है, अभी फाइल पत्रावली गतिमान है। तो जैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात हो जाएगी तो उसके बाद बच्चों की शिफ्टिंग कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि सरकार ने कभी स्कूल बंद करने की बात कही ही नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस योजना पर बीजेपी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। कई प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्रीय विधायक स्कूल बंद करने का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। देखिए, ये शिकायतें आ रही है और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, जो जिस क्षेत्र में स्कूल बंद होने की बात आ रही है, ये ठीक नहीं है, ये बंद नहीं होने चाहिए। अगर क्लस्टर आपने चलाने की बात कही तो क्लस्टर भी क्लस्टर के हिसाब से होना चाहिए और बंद स्कूल नहीं होने चाहिए। इन्होंने कई विद्यालयों को बंद कर दिया और कई विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं ये कहकर कि हम क्लस्टर व्यवस्था लागू कर रहे हैं,
क्लस्टर व्यवस्था का अर्थ यह है कि 5 विद्यालय 10 विद्यालय मर्ज एक में किए जाएंगे और बाकी के एक विद्यालय चलेगा, बाकी के विद्यालय बंद होंगे। बीजेपी नहीं चाहती है कि स्कूल बंद करने का फैसला चुनावी साल में उनके लिए गले की फांस बने। कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे में क्लस्टर स्कूल योजना फिलहाल होल्ड पर जाती दिख रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए इस पर अधोईवाला और कामली रोड में अवैध शराब की 2 बड़ी खेप बरामद की गई है। अधोईवाला क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक मकान पर छापा मारा और छापेमारी में 13 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। मौके से अहमद नामक एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। शराब पर नकली लेबल लगाकर उसे अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। इसी बीच कामली रोड पर देर रात ये दूसरी कार्रवाई जिसमें 10 पेटी शराब और पकड़ी गई। कब लग रहा है? या उस तरफ के कुछ जगह हैं वहाँ से लेबल चिपक के और लोग वहाँ से यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। तो मैडम ये क्या शराब नकली है क्या? शराब तो नकली नहीं लग रही है जो हमारी टेस्टिंग में है, लेकिन ये कि शराब के का जो लेबल है वो चेंज किया गया है। देहरादून में चैम्बर की मांग को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल को पछुआ दून बार एसोसिएशन ने भी समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। विकासनगर तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए वकीलों ने तहसील प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर उन्होंने हाल ही में ढगरानी सिविल कोर्ट के पास में UJVNL की जमीन पर बने हुए वकीलों के चैम्बर तोड़े जाने की जमीन देने की मांग की है बदले में। सरकार से और उत्तराखंड शासन से कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए धन स्वीकृत किया जाए। अधिवक्ताओं को न्याय विभाग को जमीन आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसमें हमें पर्याप्त जगह दी जाए। चमोली जिले के सीमावर्ती इलाकों में अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा शुरू हो गई है। दशकों से संचार की समस्या से जूझ रहे इन दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से चमोली के सीमांत गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा नए मोबाइल टावर लगने से अब ये दूरस्थ क्षेत्र नेटवर्क से जुड़ने लगे हैं। आजादी के बाद से नेटवर्क से कटे इन गांवों में संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करने लगी है। सरकार ने विशेष रूप से उन इलाकों को प्राथमिकता दी है जहां भारतीय सेना और ITBP के जवान तैनात रहते हैं। वहाँ भी उसको सुचारू कर दिया गया है, तो वो काफ़ी फायदेमंद सभी क्षेत्रों के लिए रहेगा जहाँ की कनेक्टिविटी का इश्यू पूर्व में रहा है। ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा शुरू होने से आम जनता को तात्कालिक राहत मिली है। सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क सुविधा मिलने से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं में सीधा फायदा होगा। कनेक्टिविटी जुड़ने से सरहदों पर तैनात भारतीय जवानों को भी अपने परिवार से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी ये सुविधा आने वाले समय में विकास का नया अध्याय लिखेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सोमवाल की रिपोर्ट।